हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मेरे स्कूटर को अभी 1 साल पूरा हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस 1 साल के दौरान ओला S1 प्रो के साथ में। और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे मुझसे उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिए। वहाँ पे आपको सारी छोटी छोटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो नॉइज़ वाला इश्यू था वो सॉल्व नहीं हुआ था सर्विस सेंटर में जाकर भी। तो मैंने वापस सर्विस रिक्वेस्ट रेज़ किया था और दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया और वहाँ पे जाने के बाद 10 मिनट में उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि हैंडल लॉक असेंबली लूज़ हो गया है। तो वही प्रॉब्लम था एक्चुअली, जब उन्होंने ओपन किया तो वही प्रॉब्लम था। और इस बार दूसरा सर्विस टेक्नीशियन था, उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कोई भी चार्जेस मुझे पे नहीं करने पड़े और 10 मिनट के अंदर मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओला S1 प्रो के साथ में इस 1 साल के दौरान। तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है। इतना अच्छा भी नहीं मैं कहूँगा और इतना बुरा भी मैं कहूँगा नहीं उसे, क्योंकि काफ़ी बार मेरा स्कूटर सर्विस में गया है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी मैंने फ़ेस किए, बट इतने मेजर प्रॉब्लम्स तो मैंने कोई भी फ़ेस नहीं किया कि आपका स्कूटर रास्ते में बंद हो गया, ऐसा प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा फ़ेस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओडोमीटर कितना है मेरा और कितना स्कूटर को मैंने अभी तक चला लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी 5700 किलोमीटर मैंने स्कूटर को अभी चला लिया है। और अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मेरा स्कूटर का जो ओडोमीटर है वो एक बार रीसेट हुआ था, काइंड ऑफ रीसेट हुआ था, पूरी तरह से रीसेट नहीं हुआ था। जब मेरा स्कूटर MOVS 2.0 के अपडेट के लिए गया था तब मेरा करीब 3400 या 3000 के ऊपर कुछ किलोमीटर्स था जब स्कूटर गया था तब, और आने के बाद 1790 किलोमीटर हो गया था। तो काइंड ऑफ अभी 7000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा समझ लीजिए आप। 7000 से ऊपर हो चुका है ड्राइव मेरा टोटल, बट ओडोमीटर में भी 5700 ही दिखा रहा है। और अगर सर्विस की मैं बात करूं तो करीब 10 से 12 बार मेरा स्कूटर सर्विस में जा चुका है या फिर घर पे आके सर्विस हो चुका है मेरे स्कूटर का। माइनर इश्यूज़ थे, कुछ पार्ट्स ब्रोक हुए थे, मतलब टूटे हुए पार्ट्स, और कुछ चीज़ें जो नॉइज़ इश्यू, इन सब चीज़ों के लिए मैंने कंप्लेंट किए थे। तो 10 से 12 बार मेरा सर्विस हो चुका है, बट अभी तक जो कॉस्ट मुझे सर्विस का है टोटल वो बस 60 रुपये ही है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 60 रुपये के जो क्लिप्स अभी चेंज हुए हैं मेरे स्कूटर के डैशबोर्ड के। तो उतना ही कॉस्ट मुझे अभी तक आया है, कोई भी लेबर चार्जेस और कोई भी सर्विस चार्जेस मुझे पे नहीं करने पड़े हैं अभी तक। तो एक्सपीरियंस तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, कुछ इतना बुरा भी मैं इसे नहीं कह सकता। ब्रेकडाउन्स की अगर बात करें तो मेरा स्कूटर बस एक ही बार ब्रेकडाउन हुआ है, और वो भी तब हुआ था जब मेरा स्कूटर पार्किंग में खड़ा हुआ था, मेरे बिल्डिंग के पार्किंग में ही। तभी मैंने इसे ऑन करने की कोशिश की थी, अनलॉक करने की कोशिश की थी, तो अनलॉक के बाद ये तुरंत ही लॉक हो जा रहा था और बहुत देर तक तो ये अनलॉक ही नहीं हो रहा था। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा, इस इश्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसी इश्यू के लिए मैंने स्कूटर को मुंबई भी भेजा था। तो 2 बार मेरा स्कूटर मुंबई भी जा चुका है सर्विस के लिए। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरा स्कूटर का बैटरी रास्ते में चलते हुए ख़त्म हो गया हो। तो ऐसा बस एक ही बार हुआ था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम रेंज टेस्ट कर रहा था अपने स्कूटर का। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रेंज टेस्ट किया था अपने स्कूटर का, तब 30 किलोमीटर से डायरेक्टली ज़ीरो हो गया था स्कूटर। तब तक मुझे पता नहीं था कि इसमें बैकग्राउंड में बैटरी ड्रॉप भी होता है। तो उसके बाद मुझे ये पता चल चुका था कि बैकग्राउंड में बैटरी ड्रॉप होता है और आपको रिबूट करना पड़ता है स्कूटर को 3 दिन में। इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको 3 दिन में स्कूटर को रिबूट करना ही होगा अगर आपको बैटरी ड्रॉप से बचना है तो। अभी बात कर लेते हैं स्कूटर्स के कुछ अच्छे फीचर्स की, जिसकी वजह से मुझे ये स्कूटर काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी। आपको ओला S1 प्रो में जो इफ़िशियंसी मिलती है ना, वो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आप एथर से कंपेयर करें या फिर किसी भी और स्कूटर से कंपेयर करें तो जो इफ़िशियंसी आपको ओला S1 प्रो में देखने को मिलती है, अगर आप स्लो स्पीड पे चले तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप ओला S1 प्रो से अप टू 200 किलोमीटर्स की रेंज निकाल सकते हैं अगर आप स्लो चले तो। बट अगर आप 50 की स्पीड पे भी चलते हैं तो आपको 135 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिल जाती है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 8.5 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर मिलता है, जो कि 11 bhp का पावर प्रोड्यूस कर देता है।
अगर आप इसे कंपेयर करो तो किसी भी 200 सीसी के स्कूटर से ये कंपेयर कर सकता है। अगर आप इसे हाइपर मोड में डालते हो तो आपको पूरा 200 सीसी का या फिर 11 bhp का पावर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर है एक स्कूटर के हिसाब से। और इस स्कूटर में फ़ायदा ये होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में कि अगर आप ये मोड चेंज करते हैं तो अगर आप इको मोड में डालते हैं तो आपका स्कूटर का पावर करीब 50 सीसी के स्कूटर के बराबर हो जाता है। तो इको मोड तो बिल्कुल यूज़लेस है इस स्कूटर का, मैं कहूँगा। बट अगर आप नॉर्मल मोड यूज़ करते हैं तो आपका स्कूटर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर देता है। और ये सारे एक्टिवा और जो 100 सीसी के स्कूटर्स है उन्हें आउट परफॉर्म भी कर देता है अपने नॉर्मल मोड में ही। और स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड तो काफ़ी आगे की चीज़ है। तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो है ओला S1 प्रो की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। हालाँकि अगर आप हिली टेरेन में रहते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो मैं ओला S1 प्रो को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है उसमें प्रॉब्लम्स है, वो ओवरहीट हो जाता है कंट्रोलर कभी-कभी। और अगर आप इसे हाइपर मोड में ज़्यादा चलाओगे तो इसका बैटरी भी ओवरहीट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर जो मुझे ओला S1 प्रो का अच्छा लगता है वो है इसका बूट स्पेस। इसमें आपको 36 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। आप इसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं या फिर चार्जर और 2 हेलमेट भी रख सकते हैं, और 1 मंथ का ग्रोसरी भी इसमें फिट हो जाता है। तो बूट स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका, और काफ़ी बड़ा है तो आपको बैग को कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहती। मोस्टली मैं जब भी ओला S1 प्रो को लेके जाता हूँ कहीं भी, तो मुझे बैग कैरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। नेक्स्ट जो फीचर मुझे ओला S1 प्रो का अच्छा लगता है वो है इसका इंफोटेनमेंट फीचर, जो कि ये टच स्क्रीन है। यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल मोबाइल की तरह मिलता है, और जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं जैसे कि मैप्स हो गया। गूगल मैप्स तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर गूगल मैप्स दे देते तो और भी अच्छा होता, बट मैप माई इंडिया का मैप इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम भी कर जाता है। और जो फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको डिस्प्ले सेटिंग्स, ब्राइटनेस सेटिंग्स, मीडिया कंट्रोल सब कुछ देखने को मिल जाता है। लाइट्स का भी कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सारे फीचर्स जो आपको चाहिए होते हैं एक स्मार्ट स्कूटर में, वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। हालाँकि अभी तक इसके सारे फीचर्स अनलॉक नहीं हुए हैं, सारे फीचर्स जो ओला ने प्रॉमिस किए थे वो अभी तक इसमें आए नहीं है। हिल होल्ड भी इसी अपडेट में प्रॉमिस किया गया था, बट अभी तक हिल होल्ड अभी तक आया नहीं, और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक तो दे दिया है बट वो अभी तक सही से काम नहीं कर रहा। बट ये सारे जो फीचर्स है ये आगे चल के फिक्स हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि ओला का स्कूटर 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि उन्हें सॉफ्टवेयर में इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट उन्होंने प्रॉमिस पहले कर दिया और बाद में डिलीवर वो कर नहीं पा रहे। ये एक गलत चीज़ की उन्होंने। जैसे एथर ने पहले कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था इतना ज़्यादा, जो भी वो डिलीवर कर रहे हैं अभी वो प्रॉमिस भी नहीं किया था। जैसे कि उन्होंने ऑटो होल्ड अभी दे दिया उनके नए स्कूटर्स में। ओला जैसे पहले ही टीज़ कर देता है सब कुछ, उसकी वजह से लोग अनपेशेंट हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, और बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि ओला डिलीवर नहीं कर पाता। जो भी वो पहले प्रॉमिस कर देता है वो ओला डिलीवर नहीं कर पाता। वैसे ही जैसे कि अभी तक इसमें एंटी थेफ्ट जो अलार्म है वो अभी तक नहीं आया है। एंटी थेफ्ट वाला जो फीचर है वो अभी तक भी ओला S1 प्रो में देखने को नहीं मिलता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस प्राइस के स्कूटर के लिए। क्योंकि मेरा स्कूटर तो 3 बार तो पार्किंग में ही बच्चों ने गिरा दिया था। तो एंटी थेफ्ट अलार्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है, अगर कोई स्कूटर से छेड़छाड़ करे तो हमें पता चल जाए इसके लिए। नेक्स्ट जो फीचर मुझे ओला S1 प्रो का बहुत पसंद है वो है इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और अभी तो एडवांस रीजन भी आ चुका है, जैसे कि मैंने टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी चैनल पे, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आता है। ओला S1 प्रो का जो एडवांस रीजन वाला फीचर है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लो, डिफ़ॉल्ट और हाई के रीजनरेटिव के प्रोफाइल देखने को मिलते हैं रीजन ब्रेकिंग के। अगर आपको लो पे रखना है तो आप लो पे रख सकते हैं, या फिर हाई पे भी आप रख सकते हैं। मैं तो हाई पे ही प्रेफर करता हूँ। तो वैसे मैंने ऑलरेडी लो, डिफ़ॉल्ट और हाई का टोविंग टेस्ट कर लिया है, तो रीजन ब्रेकिंग से कितना आप चार्ज कर सकते हैं ये पता करने के लिए। तो लो मोड वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, और डिफ़ॉल्ट मोड वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ब्रेकिंग ही। इसमें आपको रीजन ब्रेकिंग भी मिलता है, फोर्स रीजन भी मिलता है, और ड्यूअल डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। दोनों आगे 200 mm का और पीछे 180 mm का डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है, जिससे जो ब्रेकिंग है ना स्कूटर का बहुत ही जल्दी ब्रेकिंग हो जाता है। मतलब अगर आप ब्रेकिंग फुल यूज़ करते हैं, सारे तीनों ब्रेक्स यूज़ कर लेते हैं, तो स्कूटर काफ़ी जल्दी 100 to 0 पहुँच जाता है। तो मैंने ये ऑलरेडी टेस्ट भी कर रखा है, आपको ब्रेकिंग टेस्ट मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर मुझे ओला S1 प्रो का पसंद है, या फिर ओला S1 स्कूटर्स का पसंद है, वो है इसका हेडलाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये
स्माइली फेस लैम्प इसे वो बोलते हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और इल्यूमिनेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये हेडलाइट भी काफ़ी अच्छा लगता है ओला एस वन प्रो का। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ बुरी चीज़ें, बैड थिंग्स जो मुझे ओला एस वन प्रो के बारे में बिल्कुल नहीं पसंद। सबसे पहला तो है बिल्ड क्वालिटी। ओला एस वन प्रो का जो बिल्ड क्वालिटी है पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है स्कूटर। अगर आप इस पर यहाँ पे टैप करते हैं तो देखिए कैसा हो जाता है, तो पूरा प्लास्टिक ही है और प्लास्टिक का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं। और ये जो फुट रेस्ट होते हैं ये भी मेरे लूज़ हो गए हैं, देख सकते हैं आप। 1 साल ही हुआ है स्कूटर को अभी, बट ये पूरी तरह से लूज़ हो गए हैं, ये बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली कभी कभी। वैसे ओला एस वन प्रो के स्टैंड से या फिर ओला एस वन के स्टैंड से भी लोगों को काफ़ी कंप्लेंट है, काफ़ी लोगों का टूट गया है स्टैंड। तो स्टैंड भी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, बट ये प्लास्टिक नहीं है, मैं आपको बता दूं स्टैंड एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो कुछ लोग इसे प्लास्टिक का स्टैंड कहते हैं, बट ये प्लास्टिक का नहीं है, एल्यूमिनियम का है। तो इतनी आसानी से तो टूटता नहीं है, अगर आप इस पर बैठे रहोगे इसे स्टैंड पर लगा के तो ही ये टूटेगा। तो बाकी सब तो ठीक है, बस बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिल्ड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे ओला एस वन प्रो के बारे में बिल्कुल नहीं पसंद वो है इसका सीट तो वैसे तो अच्छा है, सिंगल सीट अगर आप ट्रैवल करते हैं, मोस्टली सोलो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो सीट काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप पिलियन के साथ चलते हैं और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे कि मेरी है 6'4" का हाइट है मेरा, तो मुझे यहाँ पे सिट करना पड़ता है, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ पीछे, क्योंकि पीछे सरक के ही बैठना पड़ता है। आपको तो पता है हाइट ज़्यादा हो तो पीछे ही सरक के बैठना पड़ता है। तो जो भी पिलियन बैठता है उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं रहती और ऐसा लगता है कि एकदम चिपक के बैठे हुए, बीच में कोई स्पेस नहीं है। और सीट का पीछे बैक रेस्ट भी नहीं है। ये भी एक चीज़ है जो मुझे ओला एस वन प्रो के बारे में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो कि है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट उन्हें देना चाहिए था, इतने हाई प्राइस का स्कूटर है फिर भी बैक रेस्ट नहीं दिया गया है। और सीट जो है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, सीट का लंबाई यहाँ तक तो होना ही चाहिए था। और अगर ये चौड़ाई कम कर दे तो लंबाई बढ़ा दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे बैठने वालों का पैर भी दुख जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैर ऐसा साइड में ये हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो दर्द होने लगता है पैरों में। ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने पीछे बैठ के जब राइड किया था अपने स्कूटर को 100 किलोमीटर के लिए, तो मेरे भी पैर में दर्द होने लगा था। तो सीट का क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए ओला को, और सीट का जो लंबाई है वो भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और बैक रेस्ट तो ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट करते हो हाइपर मोड में, जब एक्सेलरेट करते हो आप, तो पीछे वाला तो ऐसा लगता है पीछे ही गिर जाएगा। तो बैक रेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी है ओला एस वन प्रो में। नेक्स्ट जो चीज़ें जो मुझे ओला एस वन प्रो के बारे में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है वो है इसका सस्पेंशन। हालांकि सस्पेंशन ठीक ठाक है, पीछे तो सिंगल सस्पेंशन ही है मोनो वाला, और आगे भी मोनो है। बस पीछे वाला तो मोनो दिया है, उसका रीज़न तो हमें पता है कि यहाँ पे उन्हें बूट स्पेस बढ़ाना था। बूट स्पेस जो है वो बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने हॉरिजॉन्टली माउंट करके मोनो सस्पेंशन दिया है पीछे। बट आगे का मुझे समझ में नहीं आता कि आगे उन्होंने मोनो सस्पेंशन क्यों दिया, जबकि वहाँ पे वो ट्विन सस्पेंशन दे सकते थे। ये जो सस्पेंशन है आगे का, ये काफ़ी लोगों का टूटा भी है, काफ़ी मतलब 3-4 लोगों का टूटा है। बट ये उनकी गलती से टूटा है एक्चुअली, और एक्सीडेंट के दौरान टूटा है, तो सस्पेंशन की कोई गलती नहीं है इसमें। बट फिर भी यहाँ पे मोनो सस्पेंशन की जगह पे अगर 2 ट्विन सस्पेंशन दे देते आगे, टेलीस्कोपिक 2 सस्पेंशन सेपरेट, तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि उससे गाड़ी का स्टेबिलिटी भी बढ़ता है और जो ट्रस्ट है लोगों में वो भी बढ़ जाता है। तो सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन का ट्रैवल आप देख सकते हैं, यहाँ से इतना ही ये ट्रैवल कर सकता है। तो अगर आप किसी गड्ढे में जाते हैं ना, तो खट से ऐसा आवाज़ आता है, क्योंकि ये यहाँ पे टच हो जाता है पूरा, और ये भी पीछे वहाँ पे टच हो जाता है, तो ऐसा क्लिकिंग साउंड भी आ जाता है आपको गड्ढों में जाने के बाद। और अगर ये सस्पेंशन का ट्रैवल डिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो ज़ोर से आवाज़ भी आता है। तो सस्पेंशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि ओला एस वन एयर में उन्होंने दिखाया है ट्विन सस्पेंशन, वही सस्पेंशन अगर ओला एस वन प्रो और एस वन में दे दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे ओला एस वन प्रो के बारे में पसंद नहीं है, या फिर ओला एस वन के बारे में पसंद नहीं, वो है इसका ये जो हम्प है बीच में फुट रेस्ट पे। ये हम्प की वजह से आप इस पे मतलब हेवी चीज़ कुछ कैरी नहीं कर सकते, और गेहूँ चावल ले जाना तो ये हेल्पफुल होता है एक्चुअली। बट अगर आपको कोई तेल का डिब्बा या फिर कोई गैस सिलेंडर लेके जाना है, तो ये मतलब आप इस पे ले जा ही नहीं सकते कोई तेल का डिब्बा या फिर गैस सिलेंडर, या फिर यहाँ पे आपको कोई ईंट रखना पड़ेगा दोनों साइड से,
तभी आप इस पे तेल का डिब्बा या फिर गैस सिलेंडर लेकर जा सकते हैं। तो ये हम हटा देना चाहिए ओला S1 और S1 Pro से भी, जैसे कि उन्होंने S1 एयर से इसे हटा दिया है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे ओला S1 और S1 Pro के बारे में पसंद नहीं, वो है इनका ये मोबाइल होल्डर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मोबाइल डालने के लिए जगह दी है, बट यहाँ पे बड़ा अगर आपका मोबाइल है कोई तो वो जाएगा नहीं। आपका 3 या 4 इंच का स्क्रीन होगा तो ही आपका मोबाइल वहाँ पे फिट बैठेगा, या फिर आपको इधर ही रखना पड़ेगा मोबाइल। यहाँ पे भी परफेक्टली नहीं बैठता है मोबाइल, फिर भी आप यहाँ पे रख सकते हैं ऐसा टेढ़ा डाल के। बट मुझे तो बिल्कुल डर लगता है अगर मैं वहाँ पे मोबाइल रखता हूँ अपना, तो मुझे डर ही लगता है कि मोबाइल मेरा कहीं गिर ना जाए। तो चार्जिंग पे जब भी आप इसे लगाते हैं तो आपको यहीं पे रखना पड़ता है मोबाइल। तो ये एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे, ऐसा कुछ करना चाहिए ओला को कि मोबाइल परफेक्टली बैठे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए या फिर कुछ तो कर दीजिए ताकि मोबाइल इसमें परफेक्टली फिट हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मुझे ओला S1 के लाइनअप के बारे में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कि आपको किसी भी स्कूटर में लेडीज़ फुटरेस्ट और सेंटर स्टैंड नहीं दिया जाता, ना ही कोई एक्सेसरीज़ दी जाती है जो कि गार्ड रेल हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी आपको दिया नहीं जाता। आपको सेंटर स्टैंड के लिए अलग से 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जो लेडीज़ फुटरेस्ट है जो कि यहाँ पे फिट होगा उसके लिए आपको 2000 रुपये फिट करने पड़ेंगे, 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट फिर भी जो प्राइस है ना, मतलब लेडीज़ फुटरेस्ट और सेंटर स्टैंड का दोनों का मिला के प्राइस अगर देखें तो 3000 रुपये हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 रुपये होना चाहिए था, बट 3000 काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए। तो ओला को इस पे सोचना चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिए लेडीज़ फुटरेस्ट या फिर सेंटर स्टैंड का, क्योंकि 3000 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से लेडीज़ फुटरेस्ट और सेंटर स्टैंड के लिए। वैसे लेडीज़ फुटरेस्ट के लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ते हैं और सेंटर स्टैंड के लिए 1000 रुपये। तो इसे इंक्लूड कर दिया जाए अगर डिलीवरी के टाइम पे ही, और एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया जाए 2000 रुपये का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा कस्टमर्स के लिए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो अभी बात कर लेते हैं ओला के चार्जिंग नेटवर्क के बारे में और ओला के चार्जिंग ऑप्शन के बारे में। तो आपको ओला के साथ में एक होम चार्जर मिलता है जो कि 750 वाट का है, जो कि आपके स्कूटर को, मैंने रिसेंटली टेस्ट किया था, उसमें पता चला कि आपके स्कूटर को वो 5 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जर। तो ये वाला जो चार्जर है ये होम चार्जर है ओला का। तो ये आपके स्कूटर को 5 घंटे 50 मिनट में चार्ज कर देगा फुल्ली। तो वो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ओला का जो ये चार्जर है इसे करीब 6 घंटे आप मान लीजिए कि चार्जिंग को लगता है। तो अगर ओला हमें ऑप्शन दे दे कि हम 750 वाट के बजाय 1.5 किलोवाट का चार्जर ले पाए, क्योंकि हम 750 वाट के चार्जर के लिए ऑलरेडी 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये ओला एक्स्ट्रा ले ले और हमें एक 1.5 किलोवाट का चार्जर दे दे, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए ये रहेगा। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा फास्ट चार्जर मिले वो उसे ले पाएंगे। और अगर ओला के हाइपर चार्जिंग नेटवर्क की बात करें तो हाइपर चार्जर तो काफ़ी फास्ट है, मैंने ऑलरेडी सारे टेस्ट कर लिए हैं, हाई बैटरी टेम्परेचर के साथ, लो बैटरी टेम्परेचर के साथ, और 30 मिनट चार्जिंग टेस्ट, तीनों टेस्ट मैंने कर लिए हैं। आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारे टेस्ट कर लिए और काफ़ी फास्ट भी है हाइपर चार्जर जो है ओला का, काफ़ी फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अभी जो है मेरे सिटी में बस एक ही चार्जर है, और उसमें से भी एक चार्जिंग पॉइंट बंद पड़ा हुआ है। तो टोटल बस एक ही चार्जर है, उसमें भी एक ही चार्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग करने के लिए लोग आते हैं ना, वो उनको लगता है कि फुल चार्ज कर ले, क्योंकि फ्री है अभी चार्जिंग, तो सभी को लगता है कि फुल चार्ज कर ले, क्यों पैसे वेस्ट करना घर पे जाके चार्ज करने से। तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे अभी तक चार्जर इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है, जबकि उन्होंने चार्जर इंस्टॉलेशन के लिए पैसे पे कर दिए, फिर भी चार्जर इंस्टॉलेशन उनके घर पे हुआ नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी है, तो वो भी वहाँ पे जाके चार्ज कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हाइपर चार्जर जाके यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि 100% चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया है कि 70% तक ही फास्ट चार्ज हो सकता है ओला S1 Pro या फिर ओला S1। तो 70% के बाद जो है चार्जिंग स्पीड बहुत कम हो जाता है, और आपको चार्जिंग के लिए 70 से तो 100 जाने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई चार्जर है और अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में उसे। बट ऐसा कीजिए कि आप 70% तक ही चार्ज कीजिए, उससे ऊपर आप चार्ज नहीं कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए चार्जिंग के लिए। कल मैं सर्विस सेंटर गया था तो मेरा बात हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग झगड़ भी रहे हैं वहाँ पे आके।
तो प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए और सभी को चार्जिंग का मौका मिले इसलिए 70% ही चार्ज कर दीजिए। अगर आपको कहीं दूर जाना है या फिर आप किसी और सिटी से आ रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप सिटी के सिटी में ही 100% चार्ज करने की कोशिश करोगे तो किसी और को चार्जिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिए। तो मैं ओला से कहना चाहूँगा कि आप चार्जर बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ़ चार्जर्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि 2022 के एंड तक हमें 4000 चार्जर देखने को मिलेंगे पूरे इंडिया के अंदर। बट अगर मैं बात करूँ अभी कितने हैं, तो उसकी नंबर तो बस 150 के अराउंड ही है। पूरे इंडिया के अंदर हमें बस 150 हाइपर चार्जर देखने को मिल रहे हैं अभी तक। तो मैं कहना चाहूँगा ओला से कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी काम कीजिए और जो हाइपर चार्जर्स है उन्हें थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि लोग उसे यूज़ भी कर पाए। और काफ़ी लोगों को बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है चार्जर इंस्टॉल करने में। काफ़ी बिल्डिंग्स परमिशन भी नहीं देते, तो उन्हें हाइपर चार्जर ही यूज़ करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ नंबर ऑफ़ हाइपर चार्जर्स बढ़ा दीजिए।